अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है नवीद ने, टीकरी काला, दिल्ली, इंडिया से। नवीद साहब, ये टीकरी काला मेरे उम्मीद है सही पढ़ा होगा, क्योंकि ये कहानी मुझे लिखी हुई मौसूल हुई है। नवीद कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का वो खौफनाक लम्हा, जिसको शायद आज आपको लिखते हुए भी मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए हैं, मैं इसको कभी भी नहीं भुला सकूंगा। आज भी वो मेरा खूबसूरत गांव, जिसकी वो गलियां, वो कच्चे मकान, वो लहलहाती फसलें, वो चिड़ियों की चहचहाहट, वो सब मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। हर इंसान की जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिससे चाह के भी वो पीछा नहीं छुड़ा सकता। आज शादीशुदा हूं, बीवी बच्चे हैं, दादा बन चुका हूं, उसके बावजूद वो खौफनाक वाकया जो आज आपके हवाले कर रहा हूं, उसको आपको भेजते हुए भी मुझे ऐसा लगा है जैसे वो सारे मंजर ना सिर्फ मेरी आंखों के सामने फिर से आ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा डर भी महसूस हुआ है कि मैं ये सब कुछ भुला चुका था। लेकिन आपको भेजते हुए कहीं ऐसा ना हो फिर से मेरे साथ कोई दोबारा से मसला हो जाए। मैं उस वक्त छोटा सा था, एक गांव के अंदर मेरी पैदाइश हुई थी। उस वक्त का गांव जहां पे भेड़ बकरियां लोग पालते थे, मुर्गियां फिरती थीं, उन कच्चे मकानों के बाहर वो जो रास्ता सा कच्चा सा, उस कच्चे रास्ते पे जब हम अपने घरों से निकल के बाहर खेलते थे तो वहीं पे मुर्गियां और उनके छोटे छोटे चूजे भी फिर रहे होते थे। हम बहुत खुश होते थे जब मुर्गी अंडे देती थी और हम उम्मीद में होते थे, इंतजार में होते थे कि कब इसके बच्चे निकलेंगे और हम उनके पीछे भागेंगे, उनके साथ खेलेंगे। मोहब्बतों भरा दौर, वो गांव के लहलहाते खेतों के बीच में बने हुए दरख्त, जिनके नीचे गांव वाले चारपाई डाल देते थे और हम भागते एक दूसरे को पकड़ते जब उस चारपाई के नीचे जाके बैठते थे, तो उन दरख्तों के वो पत्ते जो ऐसी ठंडी यख हवा देते थे कि आज का एयर कंडीशन जो हर घर में मौजूद है, वो दरख्तों के पत्तों की ठंडी यख हवा आज के एयर कंडीशन से भी कई गुना ज्यादा अच्छी थी। कुकू कु कुकू कु, वो आवाज उस गांव की और खूबसूरती में, उस गांव के उस मंजर में एक और ऐसा इजाफा करती थी जैसे वो कुकू कु की आवाज हमें लोरी सुना रही हो। दिन को भी खेलते खेलते भागते दौड़ते हम किसी दरख्त की ठंडी छांव के नीचे सो जाते थे। आज शहर, मुसलसल हारन बजाती ट्रैफिक, धुआं छोड़ती ट्रैफिक और मुसलसल एक शोर, वो गांव की गलियां, वो गांव की खूबसूरती, वो गांव की परिंदों की कुकू की चहचहाहट, वो कौवों की काएं काएं, वो मुर्गी के चूजों की चूं चूं की आवाजें कहीं दूर चली गई हैं। हमारे गांव के पास ही एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान के बिल्कुल पास ही 3 कमरों पे मुश्तमिल एक ऐसी इमारत बनी हुई थी जिसके बारे में तो कोई नहीं जानता था किसने बनाई थी, कब बनाई थी, लेकिन अब वो वीरान हो चुकी थी। वो ऐसी इमारत थी कि चारों तरफ दरख्तों से ढकी हुई थी। उसका जो दरवाजा था वो भी काफी ऊंचा था। उस बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए हमें जो 3 स्टेप बने हुए थे सीढ़ियों के, उन सीढ़ियों पे पहले चढ़ना पड़ता और जैसे ही हम सीढ़ियों से चढ़ते तो उस इमारत के हम सहन में पहुंच जाते और सहन के बाद ही एक दरवाजा, जहां पे अब दरवाजे का तो कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उस दरवाजे के अंदर मौजूद वो 3 कमरे, जो एक तो बिल्कुल अभी भी उसकी छत कायम व दायम थी, लेकिन बाकी दोनों की दीवारें और छतें टूट फूट का शिकार थीं। हम बच्चे थे, अक्सर भागते दौड़ते खेलते, क्योंकि गर्मियों में
हमें वालिदैन कहते सो जाओ गर्मी है। हमें कहाँ नींद आती थी, हम भागते थे और भागते भागते कहीं गांव के पास मौजूद आमों के बाग के अंदर चले जाते और वहीं से भागते भागते कभी कभी हम गांव से उस कब्रिस्तान में चले जाते। उस कब्रिस्तान में भी हमें इसलिए अच्छा लगता था, वो पूरा कब्रिस्तान दरख्तों से ढका हुआ था। इस अंदाज में दरख्तों के पत्तों ने उस पूरे कब्रिस्तान पे छांव की हुई थी कि जब हम उस हिस्से में दाखिल हो जाते थे तो कहीं पे भी धूप का सामना नहीं होता था। गर्मियों में, शदीद गर्मियों में जब आप इस कब्रिस्तान में पहुंचते थे तो ऊपर मुसलसल परिंदे चहचहा रहे होते थे और नीचे हर तरफ छांव ही छांव होती, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा दरख्त थे। तो हम एक दूसरे को पकड़ते, भागते दौड़ते उस इमारत तक भी चले जाते। हमें घर वालों ने कह रखा था कि इस तरफ मत जाया करो, लेकिन बचपन एक शरारती उम्र होती है, आपको इन बातों का कहां होश होता है। आप तो बस खेलना जानते हैं, वक्त गुजारना जानते हैं। हम भी अक्सर भागते हुए उस इमारत के अंदर दाखिल हो जाते। कभी उसके किस कमरे में जाके छुप जाते, कभी किस कमरे में जाके छुप जाते, क्योंकि उसके अंदर तो कोई भी सामान नहीं था सिवाय खाली दीवारों के। जब बड़े हुए तो हमें पता लगा हमारे बुजुर्ग हमें क्यों मना करते थे। उनका कहना यह था कि ये जो इमारत है ये बहुत भारी है। भारी से मुराद यहां पे हवाई मखलूक का बसेरा है, जिन्नात का बसेरा है, यहां पे मत जाया करो। अब हम स्कूल में भी पढ़ते थे, गांव का वो अकलौता छोटा सा स्कूल जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे, वहीं पे लड़के हम अक्सर आपस में बातें करते कि गांव के पास वो बिल्डिंग देखी है, वो कितनी खौफनाक है, वहां पे जिन्नात रहते हैं। और मैं हंस के कहता, कौन से जिन्नात? कोई जिन्नात नहीं, हम तो वहां पे खेलते रहे हैं, बचपन से खेलते हैं, कुछ भी नहीं है। उसी हमारे गांव के अंदर जो आमों का बागात था उसके बिल्कुल बैक साइड पे एक झोंपड़ी थी, एक बुजुर्ग की झोंपड़ी। वो बुजुर्ग हर वक्त अपनी उसी झोंपड़ी में रहते और हर वक्त उनके हाथ में एक तस्बीह होती। नवीद कहते हैं हम जब भी उनको देखते थे वो तस्बीह से मुंह में कुछ ऐसे लफ्ज पढ़ते हुए दिखाई देते जो हम लफ्ज तो ना सुन सकते, लेकिन इतना जरूर अंदाजा हो जाता कि वो अपनी इबादत में मशगूल हैं। हम जब भी बच्चे खेलते उनके पास जाते तो वो मुस्कुराते और हमें तलकीन करते, इधर ना जाया करो, ये ना किया करो, बहुत प्यार से मिलते। और जब हम बड़े हो गए इतने कि कुछ कुछ होश आने लगा, तो तब भी जब खेलते हुए भागते हुए उनके पास जाते तो वो अक्सर हमें कहते, बेटा उस साइड पे मत जाया करो। गांव को किसी को ऐसा मसला हो जाता जो जिन्नात से रेलिवेंट होता तो बाबा जमाल के पास ही वो उनको लेकर जाते। बाबा जमाल का कोई घर नहीं था, वही झोंपड़ी, एक कच्चा सा कमरा बना हुआ था। उस कच्चे से कमरे के अंदर उनकी रिहाइश थी। गांव के लोग उनके पास जाते, बैठते, उनसे दुआएं लेके आते। किसी को सर में दर्द होता तो वो दम करते और बिल्कुल ठीक हो जाता। किसी के ऊपर जिन्नात का, तावीज़ात का, किसी तरह का भी मसला होता तो वो बाबा जमाल के पास जाते और बाबा जमाल बिल्कुल उनको ठीक कर देते। बच्चों से, स्पेशली हम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मुझे अक्सर कहते तुम बहुत शरारती हो, तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, बस अल्लाह ताला तुम्हें अपने हमेशा हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा कभी भी डर लगे ना तो ये पढ़ लेना। बस मुझे एक लफ्ज कहते कि बस ये पढ़ लेना, और मैं कहता जी। उन्हीं दिनों मैं और एक मेरा दोस्त जिसका नाम था बशीर अक्सर मुझे कहता, नवीद यार क्या कहते हो, रात के टाइम कभी उस बिल्डिंग में चलें शाम को? तो मैंने कहा क्यों, क्या करना है? कहता है वहां पे सुना है कोई खजाना भी है। एक और लड़का जो हमारी बातें सुन रहा था वो बोला वहां पे एक बहुत बड़ा अस्तहा भी रहता है, सुना है उसका बहुत बड़ा मुंह है, वो बंदे खा जाता है। मैंने कहका लगाया, मैंने कहा नहीं यार कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही जिन है ना ही वहां पे कोई अस्तहा है। तो बशीर मुझे लेके साइड पे चला गया कि वो ना सुने। मुझे कहता है क्या कहता है, शाम के टाइम जब अंधेरा फैल जाए हम भी जाके देखें वहां पे क्या होता है। डर खौफ तो मेरे अंदर कोई था नहीं। मैंने बशीर से कहा हाँ ठीक है, जब भी कहोगे चले जाएंगे, इसमें ऐसी क्या बात है कि तुम सरगोशी में बात कर रहे हो, कोई सुनता है सुन ले, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं।
मैंने और बशीर ने प्रोग्राम बना लिया कि एक दिन शाम को हम, जब अंधेरा हर तरफ फैल जाएगा, रात होने वाली होगी, उसके अंदर जाएंगे और सारा देख कर आएंगे। अब टॉर्च तो हमारे पास उस दौर में होती नहीं थी, लालटेन का दौर था, तो हमने एक लालटेन का भी बंदोबस्त कर लिया। उसके बाद हम चलते हुए जब कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए, तो शायद आज हम बड़े हो चुके थे। इस कब्रिस्तान के अंदर जैसे ही तारीकी छा जाती थी, अंधेरा हो जाता था, इससे हम वाकिफ नहीं थे। हम तो दिन की रोशनी में हमेशा भागते कूदते थे। अब शाम को पहली दफा आने पे लगा कि जैसे इस कब्रिस्तान के अंदर एक अजीब सी दहशत है। बशीर को थोड़ा सा डर लग रहा था, मेरे अंदर कोई डर नहीं था। बशीर कभी लेफ्ट साइड पे, कभी राइट साइड पे ऐसे देखता जैसे चौंक जाता हो और कहता हो कि यार मुझे तो डर लग रहा है। मैंने उसे कहा, किस चीज का डर, क्या हो गया है, क्यों डर रहे हो? कोई डरने वाली बात नहीं। हम दोनों चलते चलते उस इमारत के सामने पहुंच गए। पहली दफा वो इमारत, मुझे भी ऐसा लगा कि रात की तारीकी में डूबी हुई वो इमारत आज पहली दफा भयानक सी लग रही है, खौफनाक सी लग रही है। दिन की रोशनी में जब भी हम उसके अंदर जाते, अंदर तो सिवाय अंधेरे के कुछ ना होता, लेकिन बाहर तो उजाला होता, तो डर किस चीज का लगता। आज पहला मौका था कि अंदर भी अंधेरा और बाहर भी अंधेरा। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता वो जो 3 स्टेप बने हुए थे, वो 3 स्टेप चढ़ के हम उसके दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा तो था नहीं, सहन सा था और इर्द गिर्द सारे दरख्त थे। शायद उन दरख्तों पे सोए हुए परिंदे जिनके घोंसले वहां पे बने हुए थे, वो भी हमें कह रहे हों कि चले जाओ, क्यों जा रहे हो इस खौफनाक सी बिल्डिंग के अंदर जिस पे हमेशा तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें मना किया है, इसकी तरफ मत जाया करो। वो बाबा जमाल भी कह चुके थे, उधर क्यों जाते हो खेलने के लिए, वहां मत जाया करो। मुझे तो स्पेशली बाबा जमाल ने मना किया था वहां पर कभी ना जाना, और अगर कभी चले गए गलती से और डर लग जाए तो ये पढ़ लेना। तो मेरे जहन में यह था, अगर कुछ हुआ भी तो मैं पढ़ लूंगा। मैं और बशीर चलते हुए उसके सहन में गए। सहन से उसी कमरे में दाखिल हो गए जिसकी छत भी कायम व दायम थी, जिसकी पूरी दीवारें भी मौजूद थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन आज पहली दफा मुझे भी महसूस हुआ, इसी इमारत के ऊपर वो जो 2 छतें जिनकी टूटी हुई थी, एक की तो मुकम्मल छत टूटी हुई थी और एक की आधी छत मौजूद थी, आधी टूटी हुई थी। उन दोनों टूटी हुई छतों के ऊपर जो दरख्तों के पत्ते नजर आ रहे थे, उस रात जब लालटेन की रोशनी में हम अंदर फिर रहे थे, तो उन पत्तों के साए जब नीचे दीवारों पर पड़ रहे थे, तो हां, मुझे भी उनसे खौफ आ रहा था। लेकिन हम दोनों इधर उधर हर उस जगह पे फिरते रहे, यहां तक कि मैंने उसे रोब जमाने के लिए कहा, हाँ बशीर देख लिया, कुछ भी नहीं है यार, तुम ऐसे डर रहे थे, पता नहीं क्या से क्या समझ रहे थे, कुछ भी नहीं है। हमने इधर उधर सारा देखा, लेकिन मुझे बशीर कुछ चुप चुप सा नजर आया। जो पहले डर रहा था, बातें कर रहा था, अब वो सहमा हुआ था, डरा हुआ था, लेकिन मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं था। हमने काफी देर उधर टाइम गुजारा, इधर उधर देखा, और उसके बाद मैंने उसे कहा, चलो अब चलते हैं। हम दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकले, चलते हुए कब्रिस्तान में आए और कब्रिस्तान से चलते हुए अपने गांव पहुंच गए। मैं अपने घर चला गया और बशीर अपने घर चला गया। अगले दिन पता चला बशीर को बहुत तेज बुखार हो गया है। 3-4 दिन वो स्कूल भी ना आया, और जब मेरी उससे मुलाकात हुई उस वक्त तक वो ठीक हो चुका था, लेकिन तब भी डरा सहमा था। पता चला कि उसको बाबा जमाल के पास ले गए थे, वो कहीं डर गया था, चुप सा हो गया था। और जब मैं इंतजार में था ये अलग हो तो मैं उससे पूछूं क्या हुआ है तुझे, क्योंकि हम दोनों ने तय किया था घर वालों को नहीं बताएंगे, और नजर भी कुछ नहीं आया था जो बताते, लेकिन वो डरा हुआ क्यों है, उसको क्या हुआ है। मेरी उससे जब अलग से मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, तू बीमार क्यों हो गया है, और तू इतना डरा डरा क्यों है। क्योंकि 3 दिन मेरी उससे मुलाकात इसलिए नहीं हो सकी थी, बुखार की वजह से वो अपने घर में ही था, और मैं जब भी जाता तो वो चुप करके लेटा होता। तो मैं इस खौफ से बाहर चला जाता कहीं मेरा नाम ही ना ले ले कि नवीद ही मुझे उस बिल्डिंग में लेके गया था। और जब मैंने 3 दिन देख लिया, उसने मेरा नाम नहीं लिया, तो चौथे दिन जब मैं उसके घर गया तो अकेला लेटा था, और उससे जाके मैंने पूछा क्या हुआ है। अब आज चौथे दिन वो काफी बेहतर था, तो उसने मुझे इशारा किया जैसे कह रहा है चुप कर जाओ,
और जब वो अगले दिन ठीक होके बाहर आया तो इतना खौफजदा था, फिर से मुझसे बोला, तूने उसको देखा था? किसको? तूने उसको कमरे में नहीं देखा था? मैंने कहा किसको? वो जो कमरा जिसकी दीवार टूटी हुई थी और ऊपर दरख्त भी नजर आ रहा था। हां, तो वहां तूने ऊपर उस दरख्त के ऊपर किसी को बैठे हुए नहीं देखा था? बशीर, अरे यार क्यों फालतू की बातें कर रहा है? मैं भी तो तेरे साथ था, कुछ होता तो मैं भी देख लेता, डर लेता। तूने अगर देखा था तो उस वक्त तू भी डर जाता, चीख मार देता। तू तो चुप रहा, वहां पे कुछ भी नहीं था, क्यों ऐसे खामखा झूठ बोल रहा है? उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो ऊपर दरख्त पर बैठा हुआ था, वो इंसान नहीं था, वो बहुत खौफनाक सा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और जैसे ही मेरी निगाह उस पर पड़ी थी तो उसने अपने होंठों पे ऐसे उंगली रख दी थी जैसे कह रहा हो चुप, बोलना मत। और मैं इतना खौफजदा हो गया था उसके बाद, तो मुझसे जितना बोलते रहे मैं बोला नहीं। मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी, मैं बहुत शदीद डर गया था। वहां से मैं जब घर पहुंचा तो रात सारी मुझे उसका चेहरा बार बार नजर आता रहा, जो दरख्त के ऊपर इस अंदाज में बैठा हुआ था कि उसने पांव लटकाए हुए थे और उसकी आंखें इतनी सफेद थी, उसका चेहरा इतना खौफनाक था, काला स्याह चेहरा, भयानक सा चेहरा कि मैं बार बार उसके चेहरे को याद करता। और उसका वो लम्हा जब उसने उंगली होंठों पर रख के मुझे चुप रहने को कहा था, बस फिर तो मुझे बुखार हुआ और मैं इतने दिन बुखार में रहा। मैंने घर वालों को नहीं बताया, वरना घर वाले मारते उधर क्यों गए थे। फिर घर वाले जब मुझे बाबा जमाल के पास लेके गए तो बाबा जमाल ने कहा, इसे मेरे पास लिटा दो और तुम लोग बाहर चले जाओ। और बाबा जमाल के सामने उन्होंने मुझे लिटा दिया। सब जब बाहर चले गए तो मुझसे बाबा जमाल ने पूछा था, क्या हुआ है? मैं डरा हुआ था। वो मुझसे बोले, उसी बिल्डिंग में गए थे? मैंने गर्दन हिला दी खौफ के मारे। हाँ। तो बोले, कहा था नहीं जाना। किसके साथ गए थे? तो मैंने उनको तुम्हारा नाम बता दिया, नवीद के साथ। तो बोले, आइंदा कभी भी वहां मत जाना। उन्होंने कुछ पढ़ा, पढ़ के मेरे ऊपर दम किया, तो उसके बाद मेरा खौफ भी कम हो गया, मैं काफी बेहतर हो गया हूं। अब मैं डर गया। बाबा जमाल ने मुझे भी मना किया था, अगर मैं बाबा जमाल के पास जाता हूं तो मुझे डांटेंगे, तुम्हें मना किया था, क्यों गए हो बशीर के साथ? मैं काफी अरसा बचता रहा बाबा जमाल से मेरा आमना सामना ना हो, लेकिन एक दिन बाबा जमाल से आखिर आमना सामना हो ही गया। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, प्यार से अपने पास बुलाया। मैं डरा हुआ था, मैं सर झुकाए उनके पास गया। वो बोले, नवीद बेटा, तुम्हें मना किया था वहां पे मत जाना, किसी वजह से मना किया था। अल्लाह की मखलूक है, बहुत सारी जगहों पे होती है। मैं जानता हूं तुम डरते नहीं हो, बहुत बहादुर हो, लेकिन ऐसी जगह पे मत जाया करो। मैंने सर उठा के कहा, बाबा जी मुझे डर नहीं लगा, मुझे तो कुछ नहीं वहां पे हुआ। बोले, हाँ अच्छी बात है, तुम नहीं डरते। बस जब भी दोबारा कुछ भी ऐसा हो तो अल्लाह का जो मैंने तुम्हें नाम बताया हुआ है, वो अल्लाह का नाम पढ़ना शुरू कर देना, बस तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कहा, जी बाबा जी। अब स्कूल की तालीम मुकम्मल हो गई। वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़कर वालिदैन का नाम रोशन करूं, तो अब कॉलेज की लाइफ के लिए मुझे शहर जाना पड़ता। हम बहुत अमीर लोग नहीं थे, लेकिन वालिदैन इतना कमा लेते थे कि गुजर बसर हमारी बहुत अच्छी थी, ज़मीनें वगैरह थीं। तो वालिदैन ने वहाँ पे मेरा साथ दिया और उन्हीं की ख्वाहिश पे ही मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और कॉलेज के हॉस्टल में ही वहाँ पे मुझे रिहाइश मिल गई। जिस कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ था, उसी कॉलेज में ही कई लड़के मेरे दोस्त बने, लेकिन 3 मेरे बेस्ट फ्रेंड बने, जिनका उन्होंने नाम लिख के भेजा है, अनवर, फयाज और दिलावर। अनवर, फयाज और दिलावर मेरे उन बेहतरीन दोस्तों में से बन गए जो हॉस्टल में तो नहीं रहते थे, वहीं पे उनका अपना घर था, लेकिन जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होती तो हम चारों जहां सारा दिन कॉलेज में इकट्ठे होते, जब भी मौका मिलता शहर घूमने के लिए निकल जाते। कैंटीन पे भी हम इकट्ठे ही होते। मैं एक गांव से आया हुआ लड़का था, लेकिन उनके साथ ऐसा हम मिजाज हो गया था, जहन इस तरह मिलना शुरू हो गए थे कि वो मुझे लेकर मुख्तलिफ जगहों पे जाते। अब वहां पे हम घूमते फिरते। सस्ता दौर था, चीजें भी इतनी महंगी नहीं थी, हम इफोर्ड कर सकते थे, सो अपनी मनपसंद चीजें भी खाते थे। वैसे मेरा खाना पीना हॉस्टल में ही था। इसी तरह एक दिन घूमते घूमते हम शहर से काफी दूर निकल गए। ये एक वीरान सी जगह थी, शहर
तो बहुत बड़े हो गए हैं शहर। उस वक्त भी ये जो छोटा सा शहर था जिस जगह पे हम फिर रहे थे, शहर से काफी दूर, वहीं गुजरते हुए उस सड़क से काफी फासले पे दूर बनी हुई एक इमारत नजर आई। मैंने पूछा, यार अक्सर ही मैंने देखी है, ये क्या है? तो दिलावर बोला, अरे छोड़ो भाई, इसका जिक्र भी ना करना। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया है? कहते हैं यार ये जगह वो है जहां पे जिन्नात का बसेरा है, आज भी यहां पे जिन्नात रहते हैं। अब मैं बड़ा हो चुका था, कॉलेज की लाइफ में था। मैंने कहा जिन्नात क्या मतलब? तुम मजाक कर रहे हो, डराने की कोशिश कर रहे हो? दिलावर बोला, नहीं मैं डरा नहीं रहा, तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जब से मुझे इसके बारे में पता लगा है, मैं इस इमारत की तरफ देखता भी नहीं हूं। अच्छा ठीक है, बताओ तो सही ये क्या है? तो उसने कहा, यहां से चलो, कहीं बैठेंगे, जरूर बताऊंगा, इसके सामने खड़े होकर नहीं। हम एक जगह पे पहुंच गए, जाकर बैठ गए। मैंने फिर से कहा, हाँ दिलावर बताओ। बाकी दोनों दोस्त भी, फयाज और अनवर भी इंटरेस्ट ले रहे थे। हाँ हाँ बताओ यार क्या है? क्योंकि फयाज का ये कहना था कि मैं भी बड़ा हैरान हूं, आज के दौर में भी जिन्नात और इस तरह की चीजें होती हैं यार, या इस तरह की चीजें नहीं होती, लोगों का वहम होता है। दिलावर ने बताना शुरू किया, इस जगह पे एक काफी खाती पीती फैमिली रहती थी, काफी अमीर लोग थे वो। अपने वक्त की ये बेहतरीन इमारत थी, नवाबों की तरह तो नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई थी। वहीं पे सुना है कि किसी जिन का साया था, और पता नहीं क्या हुआ उस फैमिली के साथ कि जिन्नात ने उन फैमिली को मार दिया, और उस फैमिली का जो खजाना था, उस फैमिली का जो पैसा था, उस फैमिली का जो जेवरात थे, वो भी उसी इमारत के अंदर रह गए। लेकिन एक एक करके पता नहीं जिन्नात के साथ उनकी क्या लड़ाई हुई कि जिन्नात ने सबको मार दिया और सबके सब मर गए। उसके बाद ये हवेली वीरान हो गई। अनवर ने कहका लगाया, उसको कहता है दिलावर को, यार तू आज के दौर में ये कैसी कहानियां सुना रहा है? तू लगता है बहुत ड्रोनी फिल्में देखता है, बहुत ड्रोनी कहानियां पढ़ता है कि जिन्नात थे, हमला कर दिया, मार दिया, तो अब क्या वो हवेली इसलिए खाली पड़ी है कि वहां पे अब भी जिन्नात हैं? दिलावर बोला, हाँ अब भी जिन्नात हैं। तो फयाज बोला, नवीद तुम्हारा क्या कहना है इस मामले में? मैंने कहा यार बात यह है, हाँ मेरे गांव में भी एक इस तरह का वाकया हुआ था, लेकिन मैंने तो कभी आज तक नहीं देखा। मैं तो कब्रिस्तानों में भी फिरता था, वहाँ पे एक जगह हमारी मशहूर थी बड़ी जिन्नात वाली, मैं वहाँ पे भी एक दफ़ा गया था, दिन को भी फिरते थे, रातों को एक दफ़ा गए थे। मैं नहीं समझता यहाँ इतनी शहर की चहल पहल, जहाँ इतनी ट्रैफिक है, शोर शराबा है, वहाँ पे एक इमारत खाली पड़ी है तो वहाँ पे जिन्नात हैं, तो क्या अभी हम जाएंगे जिन्नात नज़र आएंगे? दिलावर बोला, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इस हवेली में कोई ना कोई राज ज़रूर है। अनवर बोला, तो यार एक काम क्यों ना करें, हम किसी दिन के टाइम पे पहले चलते हैं, दिन के टाइम चल के इस हवेली में एक दिन गुजारते हैं, पता लग जाएगा क्या राज है, और अगर हमें समझ लग गई तो हो सकता है हम रात को भी वहां पे चले जाएं और 2-3 रातें वहां पे गुजार लेंगे। फयाज ने एकदम से हाथ मारा, कहता है ये हुई ना बात, ग्रेट आइडिया, चलते हैं, क्या ख्याल है नवीद? मैंने कहा हाँ हाँ चलो, मैं तो तैयार हूं, डरना किस बात का? दिलावर बोला, यार ये ठीक नहीं है। हमने कहा क्या हो गया दिलावर, तू वैसे ही डरपोक है, इंसान जब इस तरह की बातें सोचता है ना तो वैसे ही डर जाता है। चल, दिन को तुझे क्या मसला है, दिन को भी तू डरेगा? उसने कहा नहीं नहीं, दिन को तो मैं नहीं डरूंगा। हमने कहा चलो। छुट्टी का दिन था, हम चारों दोस्त उस सड़क पर पहुंच गए जहां सामने ही वो बहुत बड़ी हवेली नुमा इमारत मौजूद थी। उस सड़क से उतर के चलते चलते हम उस हवेली के सामने पहुंच गए। वो वाकई अपने दौर की शानदार हवेली होगी, लेकिन रंग और रोगन उसका खत्म हो चुका था, टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। यकीनन जब एक इमारत बिल्कुल बंद हो जाती है, कई सालों तक बंद पड़ी रहे, तो वैसे ही एक वहशतनाक, एक खौफनाक सी इमारत नजर आती है। वो भी एक ऐसी ही इमारत नजर आ रही थी, लेकिन क्योंकि एक दिन की रोशनी थी, दिन की रोशनी में उससे क्या डरना, हम उसके दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। जैसे ही उसके अंदर दाखिल हुए, अपने वक्त की एक जो शानदार हवेली थी, उसके आगे जो एक लॉन सा बना हुआ था, उस लॉन को देख के लगता था कभी यहाँ पे, जहाँ अब बेइंतहा झाड़ियाँ उगी हुई हैं, कभी यहाँ पे फूल उगते होंगे, हर तरफ फूल ही फूल होंगे।
जो दरख्त लगे हुए थे अब वो सूख चुके थे, कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थीं। हम वहां से चलते हुए उसके मेन दरवाजे तक पहुंचे। मेन दरवाजे का एक हिस्सा मौजूद था, एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा हुआ था। एक हिस्सा जो अभी तक कायम और दायम था वो खुला हुआ था, बंद नहीं था। हम अंदर जैसे ही दाखिल होने लगे तो सबसे पहले एक बहुत बड़े जाले ने हमारा इस्तकबाल किया जो दरवाजे पे ही बना हुआ था। उस जाले को हमने हटाया, जिससे अंदाजा होता था कई सालों से बंद रहने की वजह से वो इतना मोटा और इतना बड़ा बड़ा जाला था कि पूरे ही दरवाजे को उसने बंद कर रखा था। उस जाले को हमने जैसे ही हटाया, अंदर दाखिल हुए तो जगह जगह पे बड़े बड़े जाले लटक रहे थे। छत से लेके नीचे तक जाले ही जाले थे, दीवारों पे छत से नीचे लटकते हुए जाले। हम जालों को हटाते हुए आगे बढ़ रहे थे तो धूल मट्टी जो उसके अंदर भर चुकी थी, खाली कमरे। शुरू में हमें 3 कमरे बने हुए मिले। उन 3 कमरों को देखते हुए जब हम अंदर और आगे गए तो एक हाल नुमा बहुत बड़ा कमरा था। एक हाल नुमा था, अपने वक्त का ये बहुत हाल नुमा कमरा होगा। उस हाल नुमा कमरे के अंदर जब हम दाखिल हुए तो उसकी छत को देख के, दीवारों को देख के हम आपस में डिस्कस कर रहे, यार बड़ा जबरदस्त अपने दौर का ये मकान होगा, ये वाकई कितनी खूबसूरत हवेली होगी। उस जगह से घूमते हुए जब आगे गए तो आगे भी काफी कमरे बने हुए थे। हम जालों को साफ करते मुख्तलिफ कमरों को देखते फिर रहे थे तो वहीं पे हमारा सामना एक काली बिल्ली से हुआ। हम आगे बढ़ने लगे तो दिलावर के मुंह से चीख निकल गई। हमने भी एकदम से उसी तरफ चौंक के देखा तो एक काली बिल्ली थी जो दिन के टाइम वहीं पे फिर रही थी। और जैसे ही बिल्ली हमें देखा, बिल्ली बेचारी डर कर भाग गई। हम तीनों ने कहका लगाया, दिलावर डर रहा था। फयाज बोला, ओ यार तू दिन को बिल्ली से भी डर गया, अब ये ना कह दी कि ये कोई जिन था और बिल्ली के रूप में दिन को तुझे डराने के लिए आ गया था। बिल्ली थी बेचारी जो डर के भाग गई। सोच भी नहीं सकती थी यहाँ पे किसी इंसानों का बसेरा होगा, ये इंसान आएंगे। उसने पहली दफा इंसानों को देखा कि इस वीराने में भी कोई इंसान आया तो वो बेचारी देख डर के भाग गई है। हम प्रोग्राम बना के गए थे कि हम दिन सारा वहीं पे गुजारेंगे, तो खाने पीने का सामान हम अपने साथ लेकर आए थे। कमरे वगैरह हमने देख लिए, इधर उधर सारा फिर लिया। एक बंद हवेली, जालों से भरी हुई, मट्टी से भरी हुई, और कुछ भी नहीं था। एक कमरा ऐसा था जिसके अभी भी ताला लगा हुआ था। मैंने उस बंद कमरे को देख के हैरान हुआ कि यार ये क्यों बंद है, क्या इसके अंदर कोई खजाना है या इसके अंदर कोई उनका सामान है। मुझ समेत तमाम दोस्त उस बंद दरवाजे को, जहां से आप अंदर झांक सकते थे, क्योंकि वो कायम तो था दरवाजा लेकिन टूट फूट का शिकार तो वो भी था, उसकी कई ऐसी जगह थी जहां से अंदर के आप मंजर को देख सकते थे। तो जब हमने अंदर झांक के देखा तो अंदर भी काठ कबाड़ पड़ा हुआ था। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लगता कि ये सेट कमरा है और अभी तक ये कायम व दायम है। वो भी टूट फूट की शिकार की तरह कुछ लकड़ियां और कुछ इस तरह की चीजें पड़ी हुई थी। पता नहीं उसको बंद क्यों कर दिया गया था। काठ कबाड़ था और उसके अंदर कुछ भी नहीं था। खैर हम लोग आके उस हाल नुमा बड़े से कमरे में हमने कपड़ा बिछाया और खाने के लिए बैठ गए। काफी देर हम घूमते फिरते रहे थे। हमने बैठ के खाना खाया और गपशप मारते रहे, इधर उधर की बातें करते रहे। हम एक अपने आप को बादशाह समझ रहे थे, क्योंकि जैसे ये हवेली हमारी हो और कोई भी ना हो, हम इस हवेली के हुक्मरान हो। तभी हम इतने खुश थे, कपड़ा बिछाया और बैठ के एक दूसरे से गपशप करना शुरू हो गए। यहां तक कि अब शाम होना शुरू हो गई थी। हमने फैसला किया चलो यार बस शाम तक हमने रहना था। हवेली तो हमने देख ली है, मजेदार जगह है। अब प्रोग्राम ये बनाते हैं कि किसी दिन 2-3 रातों के लिए यहां पे रहने के लिए आते हैं। दोस्तों ने कहा जबरदस्त, हाँ भी दिलावर आओगे हमारे साथ। उसका डर भी जैसे खत्म हो चुका था। बोला हाँ हाँ मैं भी आऊंगा। और यार मुझे तो ऐसे ही डर लग रहा था, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो बंद हवेली सी है, कुछ भी नहीं है। असल में मैंने सच्ची बात है, कहानियां बहुत सी सुन रखी हैं और बहुत सारी कहानियां पढ़ी हुई हैं। इसका मतलब है वैसे ही इंसान डर जाता है। वहां से हम वापस तो चले गए, लेकिन इंतजार में थे कि 3 या 4 या 2 रातें हम वहां पे गुजार सकें। और फिर ऐसा हुआ कि 3 दिन की छुट्टियां आ रही थी। तो इसका मतलब है हम 3 दिन वहां पे, 3 रातें वहां पे गुजार सकते थे।
अब क्योंकि 3 दिन की छुट्टियां दी, चौथे दिन वापस आना था, तो मैंने यही प्रोग्राम बनाया कि मैं जी गांव जा रहा हूं और उन तीनों दोस्तों का, आप लोग भी उनको घर वालों को कहो कि आप मेरे साथ, नवीद के साथ उसके गांव घूमने जा रहे हैं। उनके घर वाले मुझे जानते थे, उन्होंने उनको इजाजत दे दी कि नवीद के साथ ये उसके 3 दिन के लिए गांव जा रहे हैं। और इतने दिनों से हमने अपनी जेब खर्च से कुछ पैसे भी बचा के जमा कर लिए थे कि खाने पीने का हम सामान भी लेकर जाएंगे। हमने खाने पीने का सामान ले लिया, कुछ चादर वगैरह भी बिछाने के लिए कि जिसके ऊपर हम सो सकें। सर्दियां तो थी नहीं कि कोई रजाई की जरूरत होती, गर्मियों के दिन थे। चादरें भी बिछाने के लिए ले ली, अपने खाने पीने का भी सामान ले लिया और यूं हम वहां शाम के टाइम पहुंच गए। अभी घुप अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन हर तरफ काली चादर जिसने अपना अंधेरा हर तरफ फैलाना शुरू कर दिया था। और हम चलते चलते जब उस इमारत के करीब पहुंचे तो हमें उस दौर में जो सबसे अहम चीज खाने के अलावा जिसकी जरूरत थी वो थे लालटेन, कि हम लालटेन अपने साथ ले जाते, क्योंकि उस इमारत में बिल्डिंग तो थी नहीं और बिजली तो थी नहीं, तो हमें लालटेन से ही गुजारा करना पड़ता। जिस वक्त हम लालटेन का जिक्र कर रहे थे दोस्त आपस में कि लालटेन लेके चलते हैं, तो उसी वक्त हमारा वो दोस्त जिसका नाम दिलावर है वो बोला, मेरे बाबा के पास एक टॉर्च है, लेकिन वो किसी को देते नहीं है। उस वक्त नायाब चीज थी, देते नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा किस तरीके ले आऊं। 2 लालटेन और 1 टॉर्च का भी बंदोबस्त हो गया। जब हम उस बिल्डिंग के करीब पहुंचे तो हमने कहा अभी कोई चीज नहीं जलानी, क्योंकि अंदर पहुंच के जलाएंगे, किसी ने देख लिया तो कोई इस तरफ ना आ जाए। हम उस बिल्डिंग के अंदर जैसे ही दाखिल हुए 2 लालटेन हमने जला लिए और टॉर्च भी जला ली गई। अब हम बिल्डिंग के उस एरिया में थे जहां पे लालटेन की रोशनी या उस टॉर्च की रोशनी बाहर नहीं जा सकती थी। बाहर किसी को नहीं पता लग सकता था कि हम अंदर हैं। चलते चलते अब उन्हीं कमरों की तरफ हम जा रहे थे, मुख्तलिफ कमरे देख रहे थे जहां पे हम राज ढूंढने के लिए आए थे कि इस हवेली में क्या राज छुपा है, क्या हुआ था इस हवेली में। वाकई क्या रातों को यहां पे जिन्नात नजर आते हैं, वाकई कुछ इस तरह की कहानी हुई थी, कोई उनका खजाना मौजूद है। हम लालच में तो नहीं गए थे, हम राज को जांचने के लिए गए थे। ये उम्र ही ऐसी होती है, कॉलेज की लाइफ, जिसमें आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। तो हम भी तैयार हो गए थे। हमने रात का खाना खाया। रात का खाना खाने के बाद चादर बिछा के हम लोग बातें कर रहे थे जिस पे हमने खाना खाया था, तो हमने जिन्नों भूतों की बातें करना शुरू कर दी। जिन्नों भूतों की बातें करते हुए दिलावर बोला, यार प्लीज अब ये ना करो कि यहां पे जिन्नों भूतों की कहानियां सुनानी शुरू कर दो। हमने कहा क्यों, इससे क्या होगा भाई, मजा लेने के लिए आए हैं, 3 रातें हमने गुजारनी है, तो जिन्नों भूतों की कहानियां सुनाने में तो मजा आएगा। तो वो बोला, यार पता है क्या, इंसान का जो दिमाग है ना, जिस तरह की बातें करता है उसी तरह सोचना शुरू कर देता है। मैंने कई कहानियां सुन रखी हैं और पहले भी बता चुका हूं, पढ़ी हुई भी हैं कहानियां, कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो खुद ब खुद आपके अंदर खौफ आ जाता है। हंसने वाली बातें करो, शरारत की बात करो, आप जिन्नों भूतों की बातों करोगे तो हमारे दिमाग में खाम खा का जिन्नों भूतों का खौफ आ जाएगा। और किसी दरख्त से पत्ता भी नीचे गिर गया तो हमें लगेगा लो भी जिन्न आ गया। कोई चूहा भी पास से गुजर जा गया तो हम कहेंगे लो जी कोई आ गया है कमरे में। ये इंसान की नफ्सियात है। एक बंद इमारत जिसके बारे में मशहूर है कि जिन्नात हैं, और वहां पे बैठ के आप जिन्नात की ही बातें करोगे तो खुद ब खुद नफ्सियाती तौर पे हम डरेंगे, जिन्न नहीं होंगे। तो भाई प्लीज इस टॉपिक को छोड़ दो, लीव इट। हमने कहा चलो ठीक है यार, सही कह रहा है, अगर ये डर गया तो ऐਵੇਂ ना रात को सोते सोते ये चीखे मारे, हमें भी परेशान कर दे। हमने टॉपिक चेंज कर दिया और बातें करते करते अब 1 बज गया। अब सबको नींद आनी शुरू हो गई थी, सबको लगता था अब थक चुके हैं। वो खौफ हमारे अंदर से खत्म हो चुका था, जो इस बिल्डिंग का खौफ था, क्योंकि हम दिन को रह के गए थे और रात भी अच्छी खासी, हमने शाम के टाइम घुसे थे। अब रात गुजारते गुजारते 1 बज गया था, हम सारे ही सो गए। वहीं जमीन पे ही लेट के नींद आ रही थी। ये मैं नहीं जानता, नवीद कहते हैं कि मुझे सोए हुए कितनी देर हुई थी, लेकिन मेरी आंख खुल गई। इन दोस्तों में मैं ही था जो शक्ल सूरत का ज्यादा खूबसूरत था। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, आगे आपको समझ लग जाएगी मैं क्यों जागा हूं। मेरी जैसे ही इस बात पे कि मैं
दोस्त सो रहे हैं, उनके खराटों की आवाज़ आ रही है, मैं क्यों जागा हूं। जैसे इस बात से मैं चौंका तो एकदम मेरी निगाह सामने की तरफ गई। मैं क्या देखता हूं, सामने उस कमरे के दरवाजे में एक हसीनो जमील लड़की खड़ी है। उसने इंतहाई बेहतरीन किस्म का लिबास पहन रखा है, जो उस वक्त का बेहतरीन लिबास था। इंतहाई सफेद गोरा रंग उसका, उसके बाल खुले हुए और उसकी कमर के नीचे घुटनों तक उसके बाल लहरा रहे थे और वो चमक रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की कि मैं पल के झपकाना भूल गया कि ये लड़की यहां पे क्या कर रही है। असूलन तो मुझे चीखें मारनी चाहिए थी, मुझे डर जाना चाहिए था, लेकिन शायद मुझे लगता है मैं उसके सहर में, उसके जादू में ऐसा खो गया, उस खूबसूरती को, उस बला की खूबसूरत लड़की को देख के मैं तो पल के झपकाना भूल गया। मैं उसको देखता रहा कि एकदम से उसने मुझे गर्दन से इशारा किया, जैसे कह रही हो मेरे पास आओ। मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गया और तब एकदम से अपनी जगह से उठा और चलता हुआ उसी की तरफ जाना शुरू हो गया। मैं चलते चलते बिल्कुल उसके पास पहुंच गया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने मेरे हाथ को थाम लिया। उसका हाथ गर्म था। हम दोनों चलते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। उसी कमरे की तरफ वो मुझे लेकर जा रही थी जिसका मुझे पहले भी अंदाजा था। काट कबार से भरा हुआ कमरा है जिसके बाहर ताला लगा हुआ था, लेकिन अब वो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, उसका ताला खुला हुआ था, ताला खुला हुआ लटक रहा था, चाबी उसके अंदर थी। और जब मैं उस दरवाजे के करीब पहुंचा तो मुझे ताला हिलता हुआ भी महसूस हुआ, जैसे अभी अभी इस कमरे के ताले को किसने खोला हो, जिसकी वजह से ताला हिल रहा था, चाबी उसके बीच में थी। वो मुझे लेके उस कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैं जैसे ही उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो ये तो सजा हुआ कमरा था। अपने वक्त का जो बेहतरीन कमरा शायद हो सकता था। उसके ऊपर एक शानदार बिस्तर लगा हुआ था, उस बिस्तर के ऊपर एक शानदार चादर पड़ी हुई थी, उस बिस्तर के ऊपर बेहतरीन किस्म के तकिए रखे हुए थे, ऐसे तकिए जिनके ऊपर हाथों से कशीदाकारी की जाती है, जैसे किसी नवाबों के लिए, अमीरों के लिए कपड़ों के गिलाफ को बनाया जाता है। उन तकियों के गिलाफ को ऐसा खूबसूरत बनाया गया था। उस बिस्तर के ऊपर जो चादर बिछी हुई थी उसके ऊपर भी कशीदाकारी ऐसी थी जैसे किसी बेहतरीन अमीर के घर के बिस्तर पे कशीदा कारी वाली, प्रिंटेड नहीं, कशीदा कारी वाली, हाथ से जिस तरह काम किया जाता है। साइडों पे बेहतरीन सी तस्वीरें लगी हुई थी। कमरे के बिल्कुल बीच में एक फानूस लटक रहा था और वो फानूस जल रहा था जैसे उसके अंदर बिजली हो और वो जल रहा हो। साइडों पर पर्दे लटक रहे थे। नीचे एक बेहतरीन सा मलमल की तरह का एक बेहतरीन नफीस सा बड़ा सा कारपेट बिछा हुआ था। आरामदेह कुर्सियां रखी हुई थी। वो मुझे लेकर उसी बिस्तर पे आई और उसने मुझे बिस्तर पर बिठा दिया और मेरे सामने बैठ गई। मुझसे बोली, तुम यहां क्या करने आए हो? मैंने उससे कहा, मैं इस हवेली का राज ढूंढने के लिए आया हूं। वो मुझसे बोली, तुम इस हवेली का राज ढूंढ के क्या करोगे? क्या मिलेगा तुम्हें? मैंने कहा, कुछ नहीं, लेकिन हम दोस्तों ने यही प्रोग्राम बनाया था कि हम 3 रातें यहां पे रहेंगे और इस हवेली के राज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमें इस हवेली का राज मिल गया तो हम वहां से चले जाएंगे। तो वो मुझसे बोली, सुबह होते ही यहां से चले जाना, बस इससे ज्यादा मत रुकना यहां पे। मैंने कहा, क्यों? मैं तो इस हवेली के राज को ढूंढने के लिए आया हूं, अभी तक राज नहीं मिला तो मैं कैसा चला जाऊं? मेरे दोस्त कहेंगे तुम डर गए हो, और मैं डरता नहीं हूं। मुझे जाना नहीं है वापस जब तक राज का पता ना चले। हां, मुझे राज को जानना है। और तुम कौन हो? तुम यहां पे क्या कर रही हो? वो मुझसे बोली, अगर मैं तुम्हें इस हवेली का राज बता दूं तो क्या फिर तुम वादा करते हो सुबह होते ही चले जाओगे? हां, अगर तुम मुझे राज बता दोगी तो मैं वादा करता हूं, मैं सुबह यहां से चला जाऊंगा। कुछ देर वो सोचती रही। वो इतनी खूबसूरत थी, उसके हुस्न का जादू ऐसे था कि उसके सहर में मैं ऐसा डूबा हुआ था कि मुसलसल उसके चेहरे की तरफ देखता जा रहा था। ऐसा चेहरा कि अगर उसकी गाल पे उंगली भी लगा दी जाए तो उस जगह पे खून जम जाए। इतना लाल सुर्ख किस्म का खूबसूरत सा चेहरा उसका, बड़ी बड़ी पलकें उसकी, इंतहाई खूबसूरत लड़की। मुझसे बोली, ठीक है, मैं तुम्हें इस
हवेली का राज बता देती हूं। मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिनजादी हूं। मेरा ताल्लुक जिन्नात के एक कबीले से है। यह घर सुल्तान का था। सुल्तान इसी घर का बेटा था। जब सुल्तान पैदा हुआ था उस वक्त मेरी उम्र भी बिल्कुल छोटी उम्र थी। इसी घर के बाहर जो तुमने लॉन देखा है, जो अब गैर आबाद है, यह तितलियों से भरा हुआ था। ऐसा तितलियों से भरा होता, पौधे ही पौधे थे, खूबसूरत किस्म के फूल लगे हुए थे। और वहीं पे एक बरगद का बहुत बड़ा दरख्त था जिसमें मेरे कबीले का बसेरा था। उस कबीले के अंदर मैं अपने मां बाप की अकलौती औलाद थी। मेरे और कई रिश्तेदार, मेरे और कोई कजन, काफी जिन्नात वहां पे रहते थे, लेकिन जहां मेरे मां बाप वहां पे रहते थे, मैं उनकी अकलौती औलाद थी और मैं भी छोटी थी। सुल्तान भी इसी घर में जब पैदा हुआ तो फिर मैं उसी दरख्त से सुल्तान को देखती थी। मैं खुश होती थी। वो बहुत खूबसूरत था। जानते हो कैसा? जैसे तुम खूबसूरत हो। कई सालों बाद मैंने तुम्हारे अंदर सुल्तान की झलक देखी है। मैं जानती हूं तुम सुल्तान नहीं हो, लेकिन बहुत खूबसूरत हो। अपने दोस्तों में भी बहुत खूबसूरत, सुल्तान की तरह खूबसूरत। और तुम्हें देखते ही मैं चौंक गई, क्योंकि तुम पहली दफा जब अपने दोस्तों के साथ यहां दिन की रोशनी में आए थे, उस वक्त अगर मैं ना चाहती तो तुम उसी वक्त मारे जाते, नुकसान उठा लेते। लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर सुल्तान की झलक नजर आई थी, इसलिए बच गए। सुल्तान खेलता और बच्चे भी आके खेलते, तो मैं भी उन बच्चों के साथ आकर सुल्तान से खेलती। और जैसे ही उसके मां बाप सामने आते, मैं छुप जाती। वो बच्चा था, मुझसे पूछता तुम छुप क्यों गई हो? तो मैं उसको कहती मैं एक गरीब खानदान से हूं। तुम्हारे मां बाप मुझे देख लेंगे तो मुझसे मना कर देंगे कि तुम एक अमीर ज़ादे हो, एक गरीब लड़की से क्यों खेल रहे हो। तो शुरू शुरू में कहता नहीं, मेरे वालिदैन कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं नाराज हो जाती कि मेरे वालिदैन ने मुझे समझाया यही है कि बस इसके वालिदैन के सामने ना जाना, तो मैं तुम्हारे वालिदैन के सामने नहीं आना चाहती। मैं और सुल्तान शरारतें करते, खेलते। अब उसको सबसे बच्चों से ज्यादा मेरे अंदर इंटरेस्ट था। वो मेरे साथ खेलता, मेरे साथ खुश होता, यहां तक कि हम बड़े होते गए। और अभी तक मैं उसी तरह छुप के खेलती, उसी वक्त उसके साथ आके मिलती जिस वक्त वालिदैन ना देखते। तब मैंने उसे कहा अब हम बड़े हो रहे हैं, ज्यादा सामने नहीं मिल सकते, मैं तुम्हें छत पे मिलने आऊंगी। और फिर मैं छत पे उसको मिलने के लिए जाती। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। मैं तो पहले ही उस पर फिदा हो चुकी थी, इसलिए उससे खेलती थी। कब मुझे उससे मोहब्बत हुई मैं नहीं जानती, लेकिन वो भी मुझ पे फिदा हो चुका था। और जब हम ऊपर छुप छुप के मिलते थे तो आखिर एक दिन उसने मुझसे कह ही दिया। सुल्तान मुझसे बोला बस अब बहुत हुआ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुमसे प्यार करने लग गया हूं, और मैं चाहता हूं अपने वालिदैन को तुम्हारे बारे में बता दूं और वो तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर आए और तुम बीवी बन के, दुल्हन बन के मेरे घर आओ। मैंने उसको टाल दिया कि अभी नहीं, वक्त आने पे, लेकिन वो बेचैन होता गया। यहां तक कि एक दिन उसने जिद किया कि अब तो मैं अपने वालिदैन से तुम्हें मिलवाना चाहता हूं, उनके बारे में बात करना चाहता हूं। तब उसको मैंने कहा सुल्तान, अगर मैं तुम्हें हकीकत बता दूं तो क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करोगे या मुझे छोड़ दोगे? वो बोला कैसी हकीकत? मैंने कहा पहले मुझसे वादा करो, मैं अगर तुम्हें सच बता दूं फिर तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे। वो बोला मैंने तुमसे प्यार किया है, दिल से प्यार किया है, तुम्हारी रूह से प्यार किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, बताओ मुझे, मैं वादा करता हूं। तब मैंने उसे बताया मैं इंसान नहीं, मैं एक जिनजादी हूं, जिन्नात के कबीले से मेरा ताल्लुक है। मैं इसलिए बचपन से ही छुप छुप के तुमसे मिलती रही हूं। अब तुम्हारी मोहब्बत में मैं गिरफ्तार हो चुकी हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। हां, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन क्या तुम्हारे वालिदैन एक जिनजादी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे? उसने कहा बस इतनी सी बात। मैंने कहा पता नहीं क्या कहने जा रही हो। हां, मैं अपने वालिदैन को मना लूंगा, तुम इसी तरह इंसान के रूप में मेरे सामने आई हो, इंसान के रूप में ही मेरे घर में रहना, इसमें ऐसा क्या है?
मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे असली रूप में नहीं देखा और मैं देखना भी नहीं चाहता। तुम्हारा यह खूबसूरत सा रूप मेरे लिए बहुत है और मैं तुमसे ही प्यार करता हूं। तुम परेशान मत हो, मैं अपने घर वालों को मना लूंगा। लेकिन तुम्हारा घर कहां पे है? मेरा घर तुम्हारे लॉन के अंदर बना हुआ जो बरगद का दरख्त है, उसी दरख्त पे मेरे खानदान का बसेरा है। हम लोग उसी खानदान, पूरा मेरा खानदान वहीं पे ही रहता है। जिस तरह तुम अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हो, मैं भी अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हूं। अगर तुम अपने वालिदैन को कायल कर लोगे तो मैं भी अपने वालिदैन को मना लूंगी। मेरे वालिदैन एक इंसान से शादी करने पे, आदमजात से शादी करने पे राजी नहीं होंगे, लेकिन मैं उनको मना लूंगी। उसने कहा ठीक है। और फिर उसने अपने वालिदैन से बात की, उनको बिठाया और अपने दिल की सारी बात कह दी कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन वो इंसान नहीं, एक जिनजादी है। मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूं। वालिदैन को जैसे इस खबर का पता चला, वो शदीद गुस्से में भड़क उठे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम ये क्या कह रहे हैं? हम अपने अकलौते बेटे की शादी एक जिन्नात की लड़की से कर दें? और ये तुमने जो बताया है कि वो जिन्नात इसी घर के दरख्त पे ही रहते हैं, हमारे ही घर के दरख्त पे बसेरा करके हमारे बेटे को वरगला रहे हैं। वो ऐसे गुस्से में भड़क उठे कि वो सीधे एक आमिल के पास गए, उनके जाके सारी बात बताई। उन्होंने कुछ पानी दम करके दिया और कहा इस पानी को जाके उस दरख्त के इर्द गिर्द फेंको और उस दरख्त को जड़ से ही निकलवा कर फेंक दो। वो पानी ला के उन्होंने उस दरख्त के इर्द गिर्द फेंका। मजदूर अपने साथ लेकर आए थे। उस बड़े से, ऊंचे से, घने से बरगद के दरख्त को एक ही दिन के अंदर 3-4 मजदूरों ने काट कर फेंक दिया। कोई नहीं जानता था पानी क्यों डाला गया है। मजदूरों को तो सिर्फ यही कहा गया था दरख्त है उसको काट डालो। उन्होंने काट डाला, लेकिन उस पानी की वजह से कुछ भी वो जिन्नात ना कर सके और यूं उस दरख्त को काट दिया गया। मेरे वालिदैन तड़प उठे और वो इस चीज का बदला लेना चाहते थे कि तभी मैंने अपने वालिदैन को कह दिया कि मेरे बंधे हुए हाथ को देख के उसको माफ कर दीजिए। मैं उससे प्यार करती हूं और मैंने अपने वालिदैन को भी सारी बात बता दी। मैं उससे शादी करना चाहती हूं मेरी खातिर, वरना मैं मर जाऊंगी। उसको कुछ मत कहिएगा। मैं वालिदैन के आगे इस तरह रोई गिड़गिड़ाई। मेरे वालिदैन, जितना भी कबीला रहता था उसमें सबसे ताकतवर मेरे वालिदैन थे। यूं मेरे वालिदैन ने उस दरख्त के कटने पे जितना गुस्से में थे, जो नुकसान करना चाहते थे, वो चुप कर गए। उधर उसके वालिदैन ने फौरी तौर पे जो अगला काम किया, जाके सादगी के साथ ही अपने बेटे सुल्तान को लेकर गए और जाते ही अपने ही एक रिश्तेदार की लड़की के साथ उसका सादगी से निकाह पढ़वाया और निकाह पढ़वा कर सीधा उसको घर ले आए। रुखसती भी हो गई, अब उसकी शादी हो चुकी थी। सुल्तान एक लड़की से शादी कर चुका था। वो बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, उसने बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन उसके वालिदैन ने उसकी एक भी ना सुनी और उसकी यूं ज़बरदस्ती शादी करके घर ले आए। ये इतना जल्दी हुआ था कि वो अपने इकलौते बेटे के साथ ऐसा नहीं चाहते थे वो किसी जिनजादी के इश्क में मुब्तला रहे। अब सुल्तान के घर में उसकी बीवी आ चुकी थी। सुल्तान ने पहली रात अपनी बीवी को बता दिया कि मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती मेरी शादी की है, मैं उससे प्यार करता हूं। क्योंकि उसने जिनजादी का नाम नहीं लिखा, मैं भी इसलिए उसको जिनजादी कह देता हूं। मैं उस जिनजादी से प्यार करता हूं और हमेशा उससे करता रहूंगा। मेरे वालिदैन ने बहुत जल्दी की, ज़बरदस्ती इसलिए की, इसलिए सादगी से ये शादी की क्योंकि तुम्हारे अंदर भी कई सवाल हैं कि हम खाते पीती फैमिली से हैं, धूमधाम से भी शादी हो सकती थी, तो ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी कि फौरी शादी की गई। तो इसका जवाब ये है, मेरा इश्क, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया गया और तुमसे मेरी शादी कर दी गई। मैं अब भी उसी से प्यार करता हूं और तुम्हें आज इस सुहाग रात पे एक क्लियर मैसेज दे देता हूं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। बेशक तुम मेरी बीवी हो, लेकिन मैं उसी का हूं और उसी का रहूंगा। मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। और ये बातें मेरे वालिदैन ने भी सुन ली। वो जिनजादी हूं मेरे वालिदैन अब क्योंकि देख रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे उस लड़के की बातें सुन के मुझे कह सकें, देखा उसकी शादी भी हो गई, देखा, और तुम हमें रोकती रही। लेकिन जब मेरे वालिदैन ने देखा कि लड़का वाकई अभी तक मेरा इंतजार कर रहा है, उसने बीवी को छुआ तक नहीं, तो वो चुप कर गए। वो मुझसे मिलना शुरू हो गया और बीवी को जब सारे हालात का पता लगा
तो उसने फैसला किया कि वो लड़ेगी, वो खामोश नहीं रहेगी, वो अपने शौहर को उस जिनजादी से छुड़वा के रहेगी। उसने फौरी तौर पे एक आमिल से, अल्लाह वाले से, किसी से राब्ता किया और उसे सारी बात बता दी। वो इल्म वाला था, उसने अपनी जितनी उसके पास इल्म था, बहुत ज्यादा नहीं था, जितना उसके पास इल्म था, तो उसने उस लड़की से कहा, वो बहुत ताकतवर जिन्नात का कबीला है, वो एक नहीं पूरा कबीला है। दरख्त काटने की वजह से वो कबीला बहुत गुस्से में था, लेकिन उससे अगर जान छुड़ानी है तो उसके लिए मैं तुम्हें एक अमल बताता हूं, वो अमल तुम्हें करना होगा, और अगर तुम वो अमल करने में कामयाब हो गई तो समझो वो सब के सब जिन्नात यहां से चले जाएंगे, उस पूरे घर को छोड़ देंगे, और अगर तुमने गलती की तो याद रखना उसकी सजा बहुत भयानक हो सकती है। वो लड़की अपने शौहर सुल्तान से प्यार कर बैठी थी, वो उसके निकाह में थी और उससे मोहब्बत करती थी। उसने फैसला किया, मैं अपने शौहर को पाने के लिए हर अमल करूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। उस आमिल ने उसे एक अमल बता दिया। जब रात होती थी तो सुल्तान उसके पास बिस्तर पे नहीं सोता था, अलग सोता था, और वो लड़की रात होते ही अमल करना शुरू कर देती। अब वो इस तरह का अमल था जिसके करने से मेरे वालिदैन को शदीद तकलीफ होती थी। वो वाकई उस आमिल ने एक ऐसा अमल बताया था, जूं जूं दिन गुजरते जाते हमारी तकलीफ में तेजी आती जाती। कुछ आयात, कुछ कलमात ऐसे होते हैं कि अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो जिन्नात को तकलीफ होती है। जब आप मुसलसल दिन ब दिन पढ़ते जाते हैं, दिन जितने ज़्यादा होते जाते हैं तकलीफ बढ़ती जाती है, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि नाकाबिल बर्दाश्त हद तक तकलीफ बढ़ जाती है कि बर्दाश्त ही नहीं हो सकती, तो मजबूरन आपको जाना पड़ता है। अगर आप वहीं पर रुकेंगे तो आप उस तकलीफ की वजह से इतनी शिद्दत में तकलीफ होती है कि फिर आपके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। उस लड़की ने बहादुरी का सबूत देते हुए पढ़ना शुरू कर दिया। पहली रात जब उसने पढ़ा तो मेरे वालिदैन जो इस चीज़ से गाफिल थे, उनको पता लगा कि वो तो हमें इस घर से निकालने के लिए अमल कर रही है। मेरे वालिदैन ने मुझसे कहा, देख लिया तुमने, तुम्हारे कहने की वजह से अभी तक हम चुप थे, तुमसे हम वादा कर चुके थे, अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन अब वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए पड़ रही है। तुम जानती हो ना इससे क्या होगा, हमें फौरन यहां से जाना होगा, या तो चलो हमारे साथ, हम यहां से निकल चलते हैं, और अगर हम यहां पे रहे, वो दिन ब दिन पड़ती गई, तो याद रखना एक रात ऐसी आएगी हम सब जल जाएंगे। मैंने कहा, नहीं, आप लोग जाना चाहते हैं आप चले जाएं, मैं यहीं रहूंगी, सुल्तान की, सिर्फ और सिर्फ सुल्तान की बन के रहूंगी। वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अगर उस औरत के पढ़ने की वजह से मैं जल भी गई तो मुझे जलना मंजूर है, लेकिन मैं सुल्तान को छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे वालिद जानते थे कि मैं जिस हद तक मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूं, मैं नहीं जाने वाली। उधर वह रोज पढ़ती जा रही थी, और इधर मेरे वालिदैन अब इस इंतजार में थे कि कहीं वो गलती करे और वो उस पर हमला कर दें, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे कह दिया था, तुम एक बात जानती हो, जिस तरह वो पढ़ रही है, अगर उसने गलती की तो गलती की सजा हम क्या, कोई भी जिन्नात हैं तो वो देकर रहते हैं। हम तुमसे वादा कर चुके हैं नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन गलती की सजा जरूर मिलेगी। अब वो रोज रात को अमल करती और अमल मुकम्मल करके सो जाती। इधर वालिदैन शदीद तकलीफ में थे कि एक रात अमल करते करते सुल्तान कमरे में आ गया। जैसे ही सुल्तान कमरे में आया तो इसके लिए तैयार नहीं थी, एकदम से वो डर के अपनी बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और वो सीधी सुल्तान के पास इस तरह चली गई। वो घबरा गई थी, नहीं जानती थी कि सुल्तान इस तरह आ जाएगा और वो उसको देख लेगा। उसके अंदर इतना का खौफ आ गया, वो इस तरह की डर गई कि उठ के सीधी, वो भी दरवाजे से दाखिल ही हुआ था कि वो बिस्तर से उठ के एकदम से खड़ी हुई और तेज से चलती हुई सुल्तान के पास चली गई। उसने दायरा कड़ा भी तोड़ दिया था और खौफ के मारे वही कलमात पढ़ते पढ़ते उसने जाके सुल्तान पे फूंके मार दी।
वो टोटली अमल जो बिल्कुल करीब था, जिस पे वो फातेह होने वाली थी, जिस पे उसको कामयाबी होने वाली थी, वो अमल उल्टा हो गया। उसने जैसे ही सुल्तान के ऊपर फूंके मारी तो सुल्तान की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। वो वहीं पे गिरा और उसका सांस बंद होना शुरू हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। घर वाले उठ गए, इसकी देखो तबीयत खराब हो गई है। सुल्तान को देखा गया, उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। वो उसको बचाने के लिए लेकर तो गए, लेकिन रास्ते में ही सुल्तान ने दम तोड़ दिया। मेरे वालिदैन ने उसको कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब भी कोई इंसान कोई ऐसा अमल करता है जो जिन्नात को भगाने के लिए होता है या जिन्नात को अपने काबू में करने के लिए होता है, जिन्नात से कोई काम निकलवाने के लिए होता है, तो याद रखना अगर वो उल्टा हो जाए तो जितने भी इर्द गिर्द के जिन्नात होते हैं वो सजा जरूर देते हैं। उसने उल्टा कर दिया था। मेरे वालिदैन तो चुप रहे, लेकिन उसकी वजह से यह हुआ, सुल्तान मारा गया। और जब सुल्तान की मौत हुई तो मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया और मेरे वालिदैन से देखा ना गया। उस वादा जो उन्होंने मेरे साथ किया था, अब तो वो ख़त्म हो चुका था। जिसके रहने के लिए, जिसके मिलने के लिए, जिसको पाने के लिए मैं बेचैन थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। मेरे वालिदैन फिर ऐसे गुस्से में आए कि उस घर की तबाही शुरू हो गई। एक एक करके मेरे वालिदैन उनको मारते गए। सिर्फ मेरे वालिदैन नहीं, मेरे कबीले के लोग, क्योंकि पूरा हमारा कबीला आबाद था जो बेघर हो चुका था। इन लोगों ने पहले ही उनके घर को, उस दरख्त को काट डाला था। एक एक घर का फर्द, एक ऐसी बीमारी जो समझ से बाहर थी। डॉक्टर पूरा चेकअप करते थे, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन उसका सांस बंद होना शुरू हो जाता था और वो शख्स कहता कि मुझे सांस नहीं आ रही। कोई नहीं जानता था सांस किस वजह से नहीं आ रही। डॉक्टर उसको बज़ाहिर एक बीमारी कहते, लेकिन कोई नहीं जानता था ये बीमारी नहीं, जिन्नात सजा दे रहे हैं। यहां तक कि उसका वालिद जब एक रात को अपने बिस्तर पे सही सोया, सुबह उसकी मौत वाक़ हो चुकी थी। उस रात मेरे वालिद ने सामने जाके उसको अपना असली रूप दिखा दिया था। वो भयानक रूप जिसको देखते ही उसके दिल की धड़कन बंद हो गई थी। जिन्नात का असली रूप इतना खौफनाक होता है कि कोई भी बशर उसको देख ले तो वो दिल की धड़कन बंद हो जाती है। वो भी मर गया, यहां तक कि पूरे घर वाले मर गए। एक वबा फैली थी, एक बीमारी आई थी, या क्या हुआ था। कई रिश्तेदार आपस में बातें करते थे, पता नहीं क्या गलती हुई है इनसे, या क्या हुआ है। एक एक करके सब मर गए हैं। सबको यही लगता था किसी बीमारी का शिकार होकर मरे हैं। कुछ अरसे तक ये घर बंद पड़ा रहा और उसके बाद जो करीबी रिश्तेदार थे वो पहुंचे लालच में कि अब तो कोई नहीं बचा, चलो हम ही चल के रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस घर पे कब्जा कर लेंगे। पहले कुछ रिश्तेदार जब रहने के लिए आए, जो कुछ दिनों से घर गैर आबाद था, वहीं पे मेरे पूरे कबीले के लोग यहीं पे आबाद हो चुके थे। उनकी पहली ही रात थी कि वो सोए हुए थे कि कभी बर्तन गिरने की आवाज आई। दरवाजा खटखटाया गया, उनको आवाज आई कोई छत पे चल रहा है। उनको इशारे दिए गए, डराने की कोशिश की गई कि वो निकल जाएं, लेकिन वो ढीठ थे, लालची इंसान थे। वो यहां पे मुस्तकिल रहने के लिए आए थे, वो वहां से हिले भी नहीं। लेकिन अगली रात जब फिर उनको वो झलक दिखाई गई जो जिन्नात की झलक होती है, जब जिन्नात अपना वजूद दिखाते हैं, तो वो ऐसे डरे कि वहां से भाग गए। लेकिन दिन के टाइम दोबारा आए, काफी लोगों को लेके सामान उठाकर ले गए। उनको पता लग चुका था यहां पे जिन्नात का बसेरा है। कुछ और रिश्तेदार भी आए, लेकिन सबके साथ यही होता, उनको डरा दिया जाता। जैसे ही रात होती ऐसी आवाजें आती, ऐसा कुछ होता जैसे कोई पास लेटा हुआ है, सांसें ले रहा है, जैसे कोई हंस रहा है, जैसे कोई आवाजें निकाल रहा है, जैसे कोई सामने खड़ा था, जैसे कोई तेजी से गुजरा है। इस तरह दिखाते रहे मेरे वालिदैन, मेरा पूरा कबीला उनको डराता रहा कि आहिस्ता आहिस्ता सारे भागते रहे, यहां तक कि दिन की रोशनी में सामान भी ले जाते और ये घर मुकम्मल तौर पे खाली कर दिया गया। गैर आबाद हो गया। उसके बाद से ये घर आज तक गैर आबाद पड़ा है। तुम लोग जब यहां पहली दफा दिन की रोशनी में आए थे तो मैंने तुम्हें देख लिया था और मुझे तुम्हारे अंदर सुल्तान नजर आया। यहां कोई नहीं आता, यहां वाकई कोई भी आए तो हम लोग उनको डरा कर भगा देते हैं, लेकिन जब तुम्हें देखा गया तो मुझे सुल्तान की झलक नजर आई। मैंने अपने वालिदैन से कहा इसको कुछ मत कहना। वो मान गए। तुम दिन सारा रहे, चले गए और फिर
आज जब तुम रात को रहने के लिए आ गए तो ये कैसे हो सकता था मेरे वालिदैन रुक जाते। वो शदीद गुस्से में आ गए कि इनकी जुर्रत कैसे हुई अंदर रहने की, अंदर आने की। तो मैंने उनको समझा के, मिन्नत तरला करके उनको रोक दिया है कि मैं इनको भेज दूंगी, ये कल सुबह ही चले जाएंगे, मेरी खातिर आज रात सिर्फ इनको रहने दें। बड़ी मुश्किलों से वो माने हैं, इसलिए मैं रात को तुम्हें जगा के अपने पास ले आई हूं, वरना अब तक तुम मारे जा चुके होते, नुकसान उठा चुके होते। यहां कोई नहीं आ सकता। तुम्हारा मकसद सिर्फ कहानी का राज जानना था ना, इस हवेली का राज क्या है तुम जान चुके हो, और तुमने मुझसे वादा किया है सुबह होते ही यहां से चले जाओगे। और आखिरी बात, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर सुल्तान की झलक नजर आती है, कहीं ऐसा ना हो मेरे वालिदैन कुछ गलत समझ लें कि ये फिर से किसी और इंसान, एक आदम जात के इश्क में मुब्तला हो रही है और तुम्हें भी वो नुकसान पहुंचा दें। बड़ी अरसे बाद मेरी जिंदगी में सुकून आया है, तुम्हारे आने से फिर से मेरी जिंदगी बेसुकूनी हो गई है। तुम्हें देख के मुझे सुल्तान का एहसास हुआ है, इसलिए बेहतर है मैंने आज रात तक की तुम्हारे लिए मोहलत ली है। कल रात बहुत खौफनाक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, सुबह होते ही हम लोग यहां से चले जाएंगे। उसके बाद उसने मेरे सर के बालों के अंदर हाथ फेरना शुरू कर दिया और बैठे बैठे मैं एकदम से पीछे लेट सा गया। वो ऐसा मोहब्बत भरा अंदाज था कि मेरी आंखें बंद हो गईं। मेरी आंख उस वक्त खुली जब मेरे दोस्तों की आवाज मेरे कानों में गूंजी और कह रहे थे उठ जा नवीद उठ। और जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक उसी बंद कमरे के अंदर बिल्कुल जमीन पे इस तरह लेटा हुआ था कि कचरा था और वहीं पे मैं पड़ा सो रहा था। बोले इधर किधर तू सो रहा है, तू सोया तो हमारे साथ था, उठ के तू इधर आ गया, तेरा दिमाग ठीक है। और मैं उठ गया और मुझे सारा वो मंजर याद आ गया। मैंने कमरे को देखा, मैं उसी कमरे में सो रहा हूं, लेकिन वो बिस्तर नहीं था, वो फानूस नहीं था, वो कालीन नहीं था, वो कारपेट नहीं थे, वो सामान नहीं था। मैं एकदम से कमरे को देखना शुरू हो गया। बोले क्या हुआ है, कोई ख्वाब देखा है? मैंने कहा नहीं यार, तुम्हें कुछ बताना है। और मैं उठ के उनके साथ बाहर आ गया। वो कह ले यार भूख लगी है, पहले नाश्ता खा लें, तेरी कहानी तेरे ख्वाब बाद में सुनेंगे। हम नाश्ता खाने में लग गए और जब नाश्ता वगैरह कर लिया, दिन का खाने का टाइम भी पहुंच गया, तो वो बोले, मैंने कहा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो फयाज बोला हाँ हाँ बता दे, कोई कहानी घाड़ ली होगी तूने कि तू उठा है, कोई लड़की आई थी तुझे लेके गई और वो जो कमरा था वो रोशन होगा, उसमें सामान भी पड़ा होगा और वो तेरे साथ बैठी होगी, तेरे साथ बातें की होगी और तुझे बताया होगा। हाँ तुम कैसे जानते हो? वो जोरदार कहका लगा के हंसा और बाकी दोस्त भी हंसना शुरू हो गए। ओ भाई, हर कहानी में ऐसे होता है कि वो कमरा जो वीरान होता है वो आबाद हो जाता है, उसके अंदर चीज़ें भी आ जाती हैं, एक खूबसूरत सी लड़की भी आती है और उसके बाद ये होता है, उसके बाद वो होता है। वो सब यही कहानियाँ होती हैं। अब तू भी हमें कहानी सुनाना चाह रहा है कि तू उठा है, बस सिर्फ तूने इतना किया, बहादुर शो कराने के लिए वहाँ से उठ के उस कमरे तक तू पहुँच गया, तूने ताला शाला तोड़ दिया है और अंदर जाके लेट गया कबाड़ में, अब तू कहानी सुनाएगा। मैंने कहा नहीं यार, मेरा यकीन करो। वो बिल्कुल मेरा यकीन करने को तैयार नहीं थे और मैंने उनसे कहा मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें सुननी होगी मेरी बात। और बहुत ज्यादा मेरे कहने पे वो मेरी बात सुनने को तैयार हो गए। हाँ बोलो, क्या बताना है? मैंने उनको वो सारी बात बता दी और कहा उसने मुझसे वादा लिया था कि हम सुबह होते ही यहां से चले जाएंगे, वरना उसका कबीला हमें नुकसान पहुंचा देगा, वो बहुत गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमें चलना होगा यहां से। वो तीनों आपस में जैसे मिल गए थे, हंसना शुरू हो गए कि यार ये कैसी तू कहानियां सुना रहा है, मतलब तूने एक ऐसी रात को कहानी घड़ भी ली कि तू हमें डराएगा, बेवकूफ़ बनाएगा और तू हमें अब बेवकूफ़ बनाएगा। तू कह दे ना तू डर गया है, तूने जाना है तो जा, हम तो नहीं जा सकते। नहीं यार तुम्हें जाना होगा, मैं बार बार उनसे कहूं चलो, वो कहें तुम्हें जाना है तो जाओ। अब मैं अपने दोस्तों को ऐसे कैसे अकेला छोड़ देता? ना चाहते हुए भी मुझे उनके साथ रुकना पड़ गया, लेकिन मैं डरा हुआ था। वो बोले दिन को सो जाओ, रात को आज हम जागेंगे। हम भी तो देखें ना वो जो खूबसूरत हसीना जिसको इसकी मन घड़त कहानी में आई थी, हम भी तो उसको देख सकें। रात होगी, खाना वगैरह खा के वो जागते रहे, बैठ गए और वो आपस में बातें करते रहे। दिन को मैं नहीं सोया था, वो लोग सो गए थे और वाकई उनको अब नींद नहीं आ रही थी। वो बातें करते रहे, मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था, लेकिन मुझे नींद आ रही थी।
बातें करते करते मैं लेटा और सो गया। वो कब तक बातें करते रहे मुझे तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने देखा एक ठोकर थी जो मुझे जोर से मारी गई थी। एक ऐसी जोरदार ठोकर जिसकी वजह से मुझे वो ठोकर लगते ही मैंने अपनी आंखें खोल दी तो मैं क्या देखता हूं, एक बोने कद का जिन खड़ा है जिसका कद बहुत ही छोटा है, लेकिन वो आंखें लाल सुर्ख है, उसके छोटे छोटे हाथ हैं और उसके दो छोटे छोटे सर पे सींग थे। वो शदीद गुस्से में था। उसने मुझे लात मारी थी और जैसे उसने मुझे लात मारी मैं उठ के एकदम से बैठ गया और मैंने दोस्तों को देखा, मेरा दोस्त कोई भी वहां पे नहीं था। उसी लम्हे उसने फिर एक जोरदार मुझे लात मारी। जैसे ही मुझे लात मारी वो इतनी जोर की मुझे पड़ी थी कि तकलीफ से मेरी चीख निकल गई और जैसे ही मुझे चीख निकली तो उसकी आवाज मुझे सुनाई दी, तूने वादे को तोड़ा है, अब तेरा हशर देख मैं क्या करता हूं। फिर आगे आया और उसने फिर एक जोरदार मुझे लात मारी। उसी वक्त ऐसे लगा जैसे पूरे घर के अंदर जलजला आ गया हो, पूरा वो कमरा नहीं पूरा घर हिलना शुरू हो गया हो। एक जलजले की तरह का मंजर था और मेरे कानों में ऐसी कई आवाजें आई जैसे कुछ लोग आपस में लड़ रहे हों। इस अंदाज में लड़ रहे हों जैसे वो अंदर आना चाहते हों और कोई उनको रोक रहा हो। और वो 3-4 मुझे जो लात मार चुका था उससे मुझे इतना तकलीफ हो रही थी। इस दफा वो आया और उसने आके मेरे सीने पे आके लात रखी और उसका वजन इतना बढ़ गया, जो छोटे कद का एक बोना था लेकिन उसका वजन इतना था जैसे किसी बहुत बड़े हाथी ने मेरे सीने पे पांव रख दिया हो। उसके छोटे से पांव का इतना वजन था और बोला, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया, तूने वादा तोड़ा है, तुझे कहा था ना सुबह निकल जाना, अब देख मैं तेरे साथ करता क्या हूं। इससे पहले कि वो मुझे मार देता एकदम से मुझे लगा कि मेरी मौत का वक्त हो गया है, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, ये मुझे मार देगा। उसने छोटा सा अपना बाजू मेरे सामने यूं गोल गोल घुमाया तो मैंने आखिरी मंजर जो देखा था, उसका बाजू जैसे घूमा तो एकदम से उसका बाजू लंबा होकर छत तक चला गया, जैसे वो रबड़ का बना हो, और छत तक चढ़ गया। उसने मुक्का बनाया हुआ था, शायद वो जो मुक्का उसने बनाया था, जो बाजू घुमाया था, वो लंबा होकर छत तक गया था। अब वहां से वो मुक्का आके मुझे लगता तो मैं मर जाता। कि उसी लम्हे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, वो आखिरी मुक्के को छत पे जाता हुआ देख के कि बस अब मैं गया। कि उसी वक्त मुझे एक ठा की आवाज सुनाई दी जैसे कोई चीज जोर से टकराई हो, और वो पांव जो मेरे सीने पे रखा हुआ था, उस टकराने की वजह से वो पांव से सीने से भी पांव हट गया। मैंने एकदम से आंखें खोली तो क्या देखता हूं, वो बोना दीवार से जाके टकराया है और नीचे पड़ा हुआ है। उसका सर दीवार से टकराया था और सामने मुझे बाबा जमाल खड़े नजर आए। मैं एकदम से हैरान हुआ, बाबा जमाल? उनको मैंने गौर से देखा और उसी वक्त वो जो बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, मैंने देखा वाकई एक कबीला था जिन्नात का बहुत ज्यादा, जो अंदर दाखिल होना चाह रहे थे। और उसी लम्हे वो दाखिल हुए। वो बोना तो गिर चुका था नीचे, लेकिन मैंने 8-10 जिन्नात को एकदम से अंदर आते हुए देखा। वो इतने भयानक थे। उस लड़की ने सही कहा था कि जिन्नात को अगर इंसान देख ले तो उसकी जान निकल जाए। मैंने जैसे ही उन जिन्नात को देखा तो मैं एकदम से बेहोश हो गया। वो इतने भयानक थे कि उनको देखते ही मेरी जान निकल गई। मैंने इतनी खौफनाक चीज नहीं देखी थी, वो इतने खौफनाक थे। और मैं कितनी देर बेहोश रहा मुझे नहीं पता। जब मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी तो मैं होश में आया। किसी ने कान में सरगोशी देकर कहा था, उठो और जाओ। यह आवाज किसी और की नहीं, बाबा जमाल की थी। मैं एकदम से उठ गया। बाहर सुबह हो चुकी थी। मैं एकदम से बाहर निकला। मेरे दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था। मेरे सर में हल्का हल्का दर्द था। मैं चलता हुआ बाहर आया। बाबा जमाल, बाबा जमाल, मैं उनको आवाजें देता रहा लेकिन बाबा जमाल का कोई पता नहीं था। मैं सीधा बाहर निकला। मेरा दिल अजीब सा था। दोस्तों से मुझे नफरत सी हो रही थी कि कहां चले गए। वहां से सीधा मैं गांव की तरफ रवाना हो गया। मैं अपने घर पहुंचा। मेरे वालिदैन मुझे देखकर खुश हो गए। मैं अपने वालिदैन से मिला, उनको बताया कि छुट्टियां थी तो मैंने सोचा आपकी तरफ आ जाऊं।
मिलने को दिल बहुत बेचैन था। मेरी माँ मेरे बाप बहुत खुश हो गए। तभी मैंने उनसे कहा, बाबा जमाल से मिलने चलते हैं। तो मेरे वालिद बोले, बेटा बाबा जमाल का तो पिछले हफ्ते ही इंतकाल हो गया था, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। मैंने कहा कब? कहते हैं पिछले हफ्ते। 1 हफ्ता हो चुका है, 7 दिन गुजर गए हैं उनको तो इस दुनिया से गए हुए। अल्लाह के वली थे, अल्लाह के नेक थे, जानते हो ना, गांव वाले खाना दे देते थे, कभी नहीं भी देते थे, पता नहीं उनका कैसे सिस्टम चलता था, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मैंने कहा नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं हाँ हाँ बेटा, उनकी कब्र है कब्रिस्तान में। मैं अपने वालिदैन को लेके वालिद के साथ कब्रिस्तान पहुंचा और वाकई वहां पे एक ताजी कब्र मौजूद थी जो बाबा जमाल की थी, लेकिन यह नामुमकिन था। बाबा जमाल तो मेरी मदद करने के लिए आए थे, बाबा जमाल तो वहां मौजूद थे, उन्होंने मुझे बचाया था उन जिन्नात से। आखिरी लम्हे मैंने उन जिन्नात को अंदर दाखिल हुए देखता था और वो इतने खौफनाक थे कि उनकी दहशत से मैं बेहोश हो गया था, लेकिन बाबा जमाल उनका मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े थे। मैंने उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ी और जब मैं घर गया तो चुप सा रहा। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर घर में उस गांव में सोया तो मैंने एक ख्वाब देखा। बाबा जमाल मेरे ख्वाब में आए और मुझसे बोले, तुम्हें मना किया था ना, ऐसी जगहों पे मत जाया करो, तुम्हें बहुत सारे आगे काम मिलेंगे जो तुमने पूरे करने हैं, और अल्लाह ताला जब अपने बंदों को चुन लेता है तो उनसे काम भी लेता है। बेटा तुमसे भी कुछ काम लिए जाएंगे जो तुम करोगे। हाँ तुम परेशान हो, मैं इस दुनिया से जा चुका हूं, लेकिन याद रखना जो इस दुनिया से कुछ चले भी जाते हैं तो उनके हमजाद, उनकी आत्मा यहीं पे मौजूद होती है और बहुत सारी चीज़ों से जानती है। बस ज़्यादा नहीं, इतना बताऊंगा कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें मरवाया। तुम तो सो गए थे, लेकिन उस कमरे के अंदर जिन्नात ने अभी तुम्हारे दोस्तों का सामना ही किया था कि वह तुम्हें वहां पे सोता हुआ छोड़कर भाग गए थे। इतना उनसे नहीं हुआ कि जो दोस्त सो रहा है उसको जगा लेते तो तुम भी बच जाते, लेकिन वो भाग गए, वो डरपोक, और तुम्हें मरने के लिए छोड़ गए। जबकि तुम्हें बता दिया गया था, वादा ले लिया गया था कि सुबह तुम चले जाओगे। तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए वादा तोड़ बैठे जिसकी तुम्हें सजा मिलने जा रही थी, और वो देखो तुम्हें कैसे बुज़दिल दोस्त छोड़कर भाग गए। अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गया, अगर मैं ना आता तो वो तुम्हें बोना मार देता, और अगर मैंने बोने को उठा के दीवार में मैंने जैसे ही उस बोने को उठा के दीवार में मारा तो उसके बाद वो कबीले के जितने लोग थे वो सारे आ गए और उनको मैंने हटा दिया और पहरा देता रहा सुबह तक। हाँ वो लड़की उनको रोक रही थी, वही जिनजादी उनके आगे हाथ जोड़ रही थी कि अंदर ना जाएं, इसलिए तुम्हें बोना जिन ही मार रहा था। लेकिन जब मैंने बोने को उठा के फेंका तो वो लड़की को भी धक्का देकर अंदर आ गए थे। फिर मजबूरन मुझे उनको निकालना पड़ा। सुबह तक तुम्हारी हिफाजत की और तुम्हें फिर मैंने जगा के कहा चले जाओ, और तुम यहां आ गए। अब उन दोस्तों से कभी मत मिलना, और हाँ ये काम मैं तुम्हारे जिम्मे लगा रहा हूं, ये जरूर करना। जब मैं ख्वाब से जागा और मेरे सवालों का मुझे जवाब मिल गया था, और वहां से जब मैं अपने दोस्तों के पास कॉलेज पहुंचा तो वो बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे थे। दिन को वो वहां गए थे लेकिन मैं वहां पे नहीं था, और मैंने ही उनको जाते ही बता दिया था कि तुम्हारे साथ ये हुआ है और तुम मुझे इस तरह छोड़कर भाग गए हो। तो वो मुझसे बोले, हम तो खुद इतने खौफजदा हो गए थे कि 2-2, 3-3 दिन तक हम बुखार में पड़े रहे। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे बुज़दिल दोस्तों के साथ दोस्ती नहीं करनी। उस लड़की ने मुझसे वादा लिया था और मैंने वादा निभा के सुबह चले जाना था तुम्हारी खातिर कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं वहां पे रात को रुक गया, और जब तुम्हारे ऊपर वक्त आया तो तुम मुझे सोता छोड़कर भाग गए, जगा भी ना सके। वो मुझे बताना शुरू हो गए कितने भयानक थे वो जो हमारे सामने आए, तो हमें तो होश ही नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे दोस्तों से कोई ताल्लुक नहीं रखना। वो मुझसे पूछना चाहते थे तुम्हें कैसे पता चला, तुम जिंदा कैसे बच गए, और तुम्हें कैसे पता चला कि हम डरे थे, हमें किसने डराया था। जो बहुत कुछ मैंने उनको बता दिया था कि मुझे पता चल चुका है कि जब मैं सो रहा था और कमरे के अंदर वो जिन्नात तुम्हें डराने के लिए आए थे तो मुझे सोता छोड़कर भाग गए थे, और मैंने वादा निभाया, लड़की से वादा तोड़ दिया कि मेरे दोस्तों को नुकसान ना पहुंचे, और रात रुक गया, वरना सुबह चला जाता। तुम कह भी रहे थे, तुमने कहा था ना, याद है, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम तो तीनों यहीं पे रहेंगे। और मैंने कहा था यार अगर मैं चला गया मेरे दोस्तों का क्या हो गया। देखो मैंने यारी निभाई, वादा तोड़ दिया, जिन्नात का वादा, और तुमने मुझे मरने के लिए सोता छोड़ दिया। वो मुझे बताना चाहते थे जो मुझे पहले ही पता था,
जो मुझे बाबा जमाल ने बता दिया था, वो 4-5 जिन्नात थे जो अपने असली रूप में कमरे में अभी दाखिल ही होने लगे थे, और उनके पांवों की जो धमक थी, धज धज धज, उससे पूरा फर्श हिलना शुरू हो गया था। जैसे ही फर्श हिला था, ये लोग अलर्ट हो गए थे, डर गए थे। अभी वो दूर ही थे कि ये उठकर भाग गए थे और मैं वहीं सोता रह गया था। उन्होंने भी मुझे यही बताया था। उनके बताने से पहले ही मैंने उनको बता दिया था कि तुम उस गूंज से, जो उनके पाँव के कदमों की आवाज़ थी 10-10 की, उससे ही तुम डर गए थे और उठ के खड़े हो गए। और अभी वो दूर ही थे, भयानक से, लंबे लंबे, जिनके कद 8-8, जिनके कद 10-10, 12-12 फुट लंबे थे, और वो अपने मुख के जमीन पे मारते हुए आ रहे थे, जिससे 10-10 की आवाज़ पैदा हो रही थी। और तुमने देखा जैसे ही उनको 4-5 को कि वो बड़े बड़े जिन्नात हैं, उनने लंगोट बांधे हुए थे, काले स्याह थे, छोटे से उनके मुंह थे, उनके जिस्म बहुत बड़े बड़े थे, उनके बाजू इतने ऊंचे और बड़े थे कि वो जमीन पे गुस्से में बाजू मारते आ रहे थे। यही देखा था ना तुमने? मैं तो सो रहा था कि छोटे छोटे मुंह वाले थे, उनके बालों के पीछे चोटियां बनी हुई थी, सर से वो गंजे थे, छोटे उनके सर थे, लेकिन उनका पूरे जिसामत, उनकी टांगें जिसपे सिर्फ एक छोटा सा लंगोट था, और हाथ इतने बड़े थे, जमीन तक आ रहे थे, और वो जमीन पे मुक्के मारते हुए आ रहे थे। यही देखा था ना तुमने? और वो हैरान थे। हाँ, यही देखा था। मैंने कहा देखो, मैं जानता हूं। और उनको देखते ही तुम भाग गए और मुझे वहां सोने दिया। तुम्हें शायद ये नहीं पता, वो सिर्फ 4-5 नहीं थे, वो बहुत बड़ा कबीला था, वो पूरा आया था। लेकिन आज के बाद मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगा। जो दोस्तों की परवाह ना करें, उसको मरता छोड़कर भाग गए, ऐसे दोस्तों से क्या दोस्ती रखनी। और मैंने उनके साथ दोस्ती खत्म कर दी। मैं वहां पढ़ता रहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हमारी दोस्ती क्यों खत्म हो गई। कॉलेज ख़त्म हो गया, प्रैक्टिकली ज़िंदगी शुरू हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, क्या से क्या हो गया। आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। वो जो ड्यूटियाँ, वो जो फ़र्ज़ बाबा जमाल ने मुझे कहा था कि तुम्हारे से काम लिया जाएगा, तुम्हें ड्यूटी निभानी होगी, फ़र्ज़ निभाना होगा, वो मैंने किया अपना। मैं नहीं जानता ठीक से कर सका या नहीं कर सका, लेकिन वो मैंने किया। शायद इसलिए मुझे बचाया गया, मुझसे कुछ काम लिए जाने थे। आज तो मैं दादा बन चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन उस रात को, उस मंजर को, उन सारी बातों को याद करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे ये कल की बात हो। मेरे पूरे वजूद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शदीद घबरा जाता हूँ, खौफजदा हो जाता हूँ। ये कहानी आज आपके हवाले। अब तो ये सुनने वाले बताएंगे उनको कहानी कैसी लगी। आपने वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, और नीचे कमेंट्स में भी बताना है कि ये कहानी आपको कैसी लगी।